यूपीएस का वो एक बंदे को बुलाया था जो एक्चुअल बंदा है, उसकी तो अपनी घर पे शादी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नदीम बैठा है मेरे पास। मैं नदीम भाई नहीं बोल पाऊँगा, बड़ी मजबूरी है। लेकिन एक एरा गुजरा है जहाँ मैंने महीने डेढ़ दो इसको नदीम भाई बोला है और मुझे बड़ा अफसोस है। क्यों भाई? हाँ, होना चाहिए अफसोस, उस वक्त हम सीनियर होते थे ना। लेकिन फिर लोहारे का बेटा। नहीं, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मैंने करीब किया था। नो डाउट, हाँ, नो डाउट, नो मैंने डाउट। करीब किया था। ऐसी क्योंकि मुझे गलती भी क्यों की आपने और आपने क्या सबक मिला उससे? सबक तो बड़ा बताने लायक नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे भी दोस्त की ज़रूरत थी और मैं भी तन्हा था एक तरह से। ओहो, जो बात रियलिटी है, ख़राब हो जाएगा। मैं तन्हा, वो अकेला। अच्छा, वो एज ही ऐसी होती है, आदमी दोस्तों से काम चला ले। तो इसलिए मजबूरन दोस्त। कौन सा साल होगा वो? मेरे ख्याल में 95 96। मेरे ख्याल में 93 94, बिकॉज मेरा मैट्रिक जो है 95 का। मैट्रिक के हमारा मैट्रिक कंप्लीट हुआ था, मेरा इंटर कंप्लीट हुआ हाँ। था। और उस टाइम मैं फरूक के साथ था ना, तो हाँ। हमने फर्स्ट इंटर कंप्लीट करने के बाद, ये 94 की बात है, जब हमने कंपेनियन क्रिएटिव क्लब खोला था, मुझे याद आ रहा है। और वहाँ से हम थोड़ा उसका वो बताना, फर्स्ट चेयरमैन कौन था जूनियर कंपेनियन क्रिएटिव क्लब? उसमें आप थे ना चेयरमैन। मैं यही चाह रहा था, बताओ ये बात। मैं ये बता दूं, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन मेरा था कि मैं इसको बनाना चाहता था कि यार ये चेयरमैन। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये कि ये बात मैं जानता हूँ कि क्रिएटिविटी के मामला में मजबूरी है तारीफ़ करना मेरी, कि तारीफ़ ताबिश की करना कि ताबिश आगे रहा। अच्छा, आप अब्दुल्ला को देख के बात कर सकते हैं तो कैमरे की तरफ आई चली जाएगी आपकी। हाँ, नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। असल में बातचीत नहीं होता है कि या तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो वो उसमें मैं ज़्यादातर मेरे लिए आसान होता है कि कोई मैं पीछे बैठ के काम करूं। अभी भी स्टिल सिवाय टीचिंग के मेरा ख्याल है मैं तमाम जगहों पर आज भी लोगों को आगे कर रहा था, यार तुम काम मतलब आगे फ्रंट पे रहो, पीछे बैकअप पे मैं काम करूँ। ये बात मैं उस वक्त से जानता था कि ताबिश यानी यू कि आपको आगे बढ़ के काम करने में मज़ा आता है। और उसका बेहतरीन, अगर तुम्हें याद हो अच्छी तरह, कंपेनी स्कूल में एक आपने वो किया था टैब्लो। हाँ, वो जुनैद जमशेद के गाने पर। हाँ, जिसकी बड़ी उधम मची थी ना, तो सब लोग कहते ये क्या क्या, मैंने कहा नहीं, ये कर सकता है, ये कैन डू। और इतना आउट क्लास हुआ था कि क्या था, यौम तकबीर, पहला यौम तकबीर, बड़े अरसे तक याद है। पहला यौम तकबीर कराची, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद के अंदर कंपटीशन था स्कूल में, स्कूल कंपटीशन था स्कूल चिल्ड्रन का, फर्स्ट सेलिब्रेशन थी और कंपेनियन ग्रामर स्कूल की तरफ से हमने कंट्रीब्यूट किया था एक टैब्लो, हम क्यों चलें उस राह पर। जुनैद जमशेद का गाना उम्मीद उन्होंने नया नया आया था, उसके ऊपर टैब्लो बनाया था कि हम अच्छा, उसके एक बैकग्राउंड ये भी था और फर्स्ट पोजीशन थी हमारी। नहीं, उसमें एक बैकग्राउंड ये भी था, अगर तुम्हें याद हो, अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंपेनियन क्रिएटिव क्लब का बैकग्राउंड है। हाँ, बिल्कुल। जब तुम मैट्रिक में थे तो मेरा थोड़ा बहुत तुम्हारे से ताल्लुक़ ये बना था कि मैं रेहान भाई और अदनान भाई, आपके बड़े भाई, हाँ, उन दोनों के साथ मेरा अच्छा बता दिया, मेरे बड़े भाई। हाँ, तो वो डेफिनेटली कुछ लोगों को नहीं पता होता इस लिहाज से। तो ये दोनों से मेरा ताल्लुक़ मैं इनके साथ एज ए क्लास फेलो पढ़ता था, तो मैं पूछता था ताबिश कौन, ताबिश आपका भाई। अच्छा, उस वक्त मैं एक दफ़ा लतीफ़ नियाजी स्कूल गया था रात के टाइम। अच्छा, वो गालिबन फेयरवेल थी या क्या फंक्शन प्रोग्राम था। अच्छा, मैंने सोचा ताबिश ये कोई ऐसी होगा ऐरा गैरा सा ना। जब वहाँ मैं पहुँचा तो वो जनाब, वो पूरा प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और जनाब ताबिश साहब चारों तरफ नारे लग रहे हैं, ताबिश कहाँ है, ताबिश कहाँ है। एक तुम्हारा नाम चल रहा था और एक मशहूद का नाम चल, तो वो मेरे लिए हमसे सीनियर था। बहुत अच्छा, वो बातें मेरे जहन में रहीं कि मेरा ये इसका मतलब है इन चीज़ों में ये काम करता रहा है और इसका एक एक्सपोजर है। मैं बेसिकली कंपेनियन क्रिएटिव क्लब जो सीनियर्स था उनके साथ साथ होने के बावजूद काम तो हम कुछ नहीं करते, छोटे थे, तो वो लोग हमें घुसने भी नहीं देते थे। वैसे ये छोटे वाला एलिमेंट जो ना बड़ा ख़राब हुआ, बहुत बड़ा। ये हमारे 6 भाइयों के सबसे छोटे भाई हैं। इसके फ़ायदे ही बहुत हैं और नुकसान और बात की बात अलग है। हाँ, फ़ायदे के अलावा भी मामलात हैं। हाँ, बहुत सारे। तो ये कि फिर वो ये सारी बात उसका बैकग्राउंड है कि जब मैंने कहा नहीं ये डिज़र्व करता है, इसको ऊपर रखा जाए। और उसके बाद मैं यकीनन उसमें चूँकि सीनियर इस लिहाज से था कि कंपेनियन क्रिएटिव क्लब का हिस्सा मैं पहले से था। ये बताऊँ आपको, 94 95 में जिस जगह हम बैठे हैं, ये क्लासरूम होती थी कंपेनियन कोचिंग सेंटर की। हाँ।
और इसी सामने जो फर्श है इस पर हमने बाकायदा प्रोग्राम्स किए थे, फंक्शंस किए थे, बड़े एनुअल फंक्शंस होते थे, फंक्शंस होते उसमें कंट्रीब्यूशन का चांस मिला था मुझे भी और मेरा कज़न जो है काशिफ, हाँ बिल्कुल उसको भी। ऐसा ही है। और तो ये उससे पहले की बात है। हाँ, लेकिन ये लोग हमें बड़े होने के नाते घुसने नहीं देते थे। तो अब हम अच्छा ये से मुराद इनके बड़े भाई सलीमुद्दीन, मेरे बड़े भाई रेहान भाई, ठीक है। तो वो फिर उसके अच्छा बाद उनका भी, उनको हमारे मोटिवेट करने का अलग ही स्टाइल था, ठीक है ना। वो अपने लिहाज से मोटिवेट करते थे, ऐसा नहीं था कि वो हमें डिस्करेज करके रखते थे, ऐसा भी नहीं था। नहीं, वो हमारी जगह नहीं बनती थी, वो बनती हाँ, जो अब समझ में आती है वही। नहीं, उनको ये भी शौक था ना कि सेम एज ग्रुप वाले सेम एज ग्रुप बनाए, ठीक है ना। अच्छा ये भी एक बड़ा मामला रहा है, सेम एज ग्रुप। जब मेरा तुमसे ताल्लुक़ बनने लगा ना, तो कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया था कि तुम जो है इंटर कर चुके हो, ताबिश मैट्रिक कर चुका है, तो 2 साल का फ़र्क है। तो मैं जितना कह सकता था मैंने कहा भाई हमारा एज सेम है, नो डाउट। अच्छा ये अजीब सी बात है ना, मतलब अगर एकेडमिक ईयर आगे पीछे है और एज सेम है और माइंड सेट सेम है, किसी को किस बात का एतराज़? एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की थी कि जी एडमिनिस्ट्रेशन ओहो आप समझ सकते हैं ना। जी तो कोशिश की थी कि ये ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन हम ढीठ थे थोड़े से, कुछ चीज़ें हमारी थोड़े से का लफ्ज़ आप कसर नफ्सी से नाम उस ले रहे वक्त थोड़े से थे कसर नफ्सी से नाम ले काम ले रहे, उस थोड़े से नहीं होता, उस वक्त थोड़े से थे, बाद में हमें सिखाई गई। अच्छा ये एक बात मैं ऐड कर दूं कि ये तो हमारा यौम तकबीर वाला जो टैबलो था जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन मेरी, उसमें मेरे साथ मेरे दूसरे कज़न काशिफ के छोटे आरिफ ने मेरे साथ बहुत हेल्प की। वो उन दिनों रेगुलर फैकल्टी था कंपेनियन ग्रामर स्कूल की, और मुझे सिर्फ इस टैबलो के लिए बुलाया था। मैं एक्स फैकल्टी मेंबर था लेकिन टैबलो के लिए बुलाया था, तो उसने मेरी बहुत सपोर्ट की थी। हम दोनों ने मिलकर फिर काम किया था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब मैंने किया, नहीं, वो भाई वो मेरा साथ नहीं, सिर्फ एक काम थोड़ी है, अगर आप चीज़ें था। उठा के देखें तो उसमें और भी बहुत सारे क्रिएटिव और भी काम नजर आए। तो हमने नो डाउट के हमने वो एक ड्रामा गाला किया था। अच्छा, किया सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसका नाम मैंने कॉइन किया था थेसॉरस में से निकाल के, कि फेस्टिवल नाम नहीं रखना है। और मुझे चिढ़ थी, लफ्ज़ फेस्टिवल जो ना बहुत क्लीशे हो गया है, बहुत यूज़ होता है, चलो चेंज करें। गाला मैंने नाम रखा, उन दिनों गाला बिस्किट मशहूर हुआ था लू वालों का। अच्छा, मैंने मीनिंग देखे, गाला मिल गया और लू का बिस्किट मशहूर था, मैंने उस फेस्टिवल का नाम रखा ड्रामा गाला। हमने कंडक्ट करवाया और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात, अजीम भाई मरहूम, उन्होंने भी एक एक्ट किया था। अच्छा, मुझे उसमें एक्ट ये था कि मुझे याद है, वो एक्ट ये था कि एक बंदा आएगा ऊपर देखेगा, तो दूसरा बंदा आएगा उसको ज्वाइन करके ऊपर देखेगा। आगे याद आ और ये अजीम भाई का कॉन्सेप्ट था और अजीम भाई ने परफॉर्म किया था और करवाया था अपने ग्रुप के पाकिस्तानी माशरा, उसका पाकिस्तानी माशरा। और ज़बरदस्त लोग जो हैं वो पूछते नहीं कि हो क्या रहा है, बस वो आके देखना शुरू कर। अच्छा, अजीम भाई का जिक्र मैं करूं, सबसे पहला कंप्यूटर का लेसन मुझे कीबोर्ड टच करने की जो इजाज़त दी, वरना दूर से देख के गुजरते थे, अजीम भाई ने दी थी। अच्छा, वो यही रूम था इत्तेफाक? नहीं, मैं इस वाले रूम में, इस रूम वाले रूम में कंप्यूटर, जब आप आए थे उस वक्त, हाँ ये कंप्यूटर रूम था। तो ये रूम पहला। अच्छा, मुझे रियाज भाई 9 की ट्यूशन पढ़ाते थे ऊपर वाले रूम में। हाँ, इनिशियली कैंपेन कोचिंग सेंटर को ये, और वहाँ बिल्डिंग शिफ्ट हो चुकी थी, 95 में गई नहीं थी, 94-95 में जब स्कूल। अच्छा, अजीम भाई ने ही फर्स्ट टाइम जब मैंने टाइपिंग की, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा था, सम टाइम डॉस पे टाइपिंग की, तो पूरा नाम लिख के मैंने टाइप किया था मुख्तलिफ फॉन्ट्स में, प्रिंट करके रखा, और मेरे ख्याल में अभी किसी मचान में रखा हुआ वो प्रिंट। वो एक्चुअली अजीम भाई तो बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखते थे। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो प्रिंट मेरे पास कहीं मचान में रखा हुआ है, आपके पास? अच्छा, मेरे पास कहीं स्टोर में रखा हुआ है। अच्छा भाई, हम ऐसे ही चलेंगे। हाँ, हम दोनों में मैं ही बात करूँगा ज़्यादा। हाँ, वो सर म्यूचुअल है ना, बहुत सारी चीज़ें, सारा वक्त साथ गुजारा है, जिस वक्त का ये टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ गुजारा है, तो वो ये मेरा बात करेगा, मैं इसकी बात करूँगा। अच्छा, ये बताइए, एक प्यारी सी बात बताइए, मोटर बाइक चलाना किसने सिखाई आपको? मुझे इब्तदा फ़ारूक ने की थी, और फ़ारूक के पास एक होती थी हमारा एक यामाहा 80 टेढ़े ब्रेक वाली, नीले कलर की थी, वो नीले कलर की टेढ़े ब्रेक वाली। और मैं उसकी एक अजीब बात बताऊँ, बल्कि सबको पता होती है, वो गियर में स्टार्ट हो जाती है। हाँ, अच्छा, वो गियर में स्टार्ट, उसने तो खैर एक पहली दफ़ा में क्या किया कि इसी घर के बाहर हम खड़े हुए, उसने बोला साइकिल आती चलाना, मैंने कहा आती है, बोला बस हैंडल का ख्याल रखना, मैं पीछे बैठा हूँ। और वो चल पड़े, और लकीली उस वक्त नहीं ठुकी। अच्छा, उसकी जो बता रहा था कि वो गियर में स्टार्ट हो जाती थी, बाद में बड़ा परेशान हुआ जब होंडा वगैरह चलाई मैंने, क्योंकि वो गियर में स्टार्ट नहीं होती, तो वो बार बार गियर निकालना, और उस टाइम आपको याद हो कि वो 1 आगे और 3 पीछे का गियर होता था। 70 में मैंने आपके पास ही वही बाइक थी ना, वो जब रेहान भाई ने जब दी तो वो भी मैंने कहा यार ये तो अजीब मामला है।
बहरहाल फ़ारूक ने सिखाई थी मुझे बाइक, और मेरा ख्याल फ़ारूक के साथ तुम्हारा कांटेक्ट कंपनी में आके हुआ? हाँ, फ़ारूक ने ज्वाइन किया तुम्हें आके? ऐसा था कि वो पहले 7वीं या 8वीं जमात में जब था तो इंग्लिश पढ़ने आया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, उस वक्त से मैं थोड़ा बहुत सलाम दुआ उससे हुई थी, उसके बाद चला गया वापसी। फिर वो दोबारा आया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर की जब कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हुई ना, हमारे हैदराबाद में जो है वो ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स का दौर है ये 92 से 91 92 से एजुकेशन का मेयार जब नीचे गया बहुत ज़्यादा। गज़ाली कोचिंग सेंटर खुला था, जी जी, कंपेनियन कोचिंग सेंटर था, शायद अजीज़ भाई का भी था, काफ़ी सारे इब्न सीना के नाम इब्न से सीना के नाम से था। तो बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में कोचिंग सेंटर्स खुले, और उसमें 2 या 3 चीज़ ज़्यादा होती थी। एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज का होता था, क्लासेस होती थी कोचिंग। अच्छा नहीं नहीं, वो ट्राई का था ना, कंप्यूटर कर लो, कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज और सेम ही है कोचिंग क्लासेस। तो बिल्कुल। फ़ारूक आया था 1993 में कोचिंग क्लासेस के लिए। उसके बाद हम तो हम दोनों तकरीबन 2 साल हमारा सुबह दोपहर शाम तकरीबन हम साथ होते। सही है। और ज़्यादातर टाइम जो शाम 5 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक का टाइम लोग साथ ही होते। उसकी बाइक होती थी, वालिद साहब ने उसको बाइक दे रखी थी, हमने उसी से सीखी थी। तो मैं उससे कहता था भाई जब मैं मौजूद है ना तू पीछे बैठा कर। तो उसकी बाइक पे घूमते रहते थे हम। मुझे अभी भी घर में जिक्र कर रहा था कि मुझे शिकारपुर बंद कबाब बहुत याद आता है। Still, मुझे वहाँ से कभी कभी गुजरता हूँ तो ना यार यहाँ ये था किस तरफ वो? ये एग्जैक्टली सिद्दीक प्लाजा कॉर्नर पे जो इस वक्त फरहान डेयरी वाला ये एग्जैक्टली उसी में खुला है। हाँ हाँ वही। अच्छा, इन्होंने क्या किया था जब इन्होंने ख़रीदा तो शिकारपुर बंद कबाब की जगह अपना बंद कबाब लगाने की कोशिश की, वो नहीं चला डेफिनेटली। नहीं, कल रात मैंने समोसे खाए वहाँ के। हाँ, तो वो नहीं, बहरहाल वो टेस्ट नहीं था बंद कबाब। वो तो है। तो 95 के बाद जो है तकरीबन सितंबर अक्टूबर में फ़ारूक का एडमिशन हो गया था CA में। भैया इतनी जल्दी CA में एडमिशन ना करो, ये बताओ पहले दोनों ने ट्राइयाँ कितनी मारी मिलके CA में एडमिशन की? मैंने कम से कम 5 दफ़ा टेस्ट दिया, मैं फेल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। CA बच गया। हाँ, मैं आप नहीं बचे, CA बच गया। मैं मजाक सेट कर बात शेयर कर रहा हूँ, और कई दफ़ा मतलब मैंने अल्लाह ताला से भी बात करते हुए जैसे इंसान बात करता है कि अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके बाद मुझे जो कुछ मिला वो ज़्यादा मुझे जो हर एडमिशन पहला टेस्ट देकर दोनों साथ तैयारी नहीं, फ़ारूक का हो चुका था, उसने मुझे उस टाइम इन्फॉर्म नहीं किया था जब उसका टेस्ट वो देकर आया था, और उसका पहला टेस्ट साथ नहीं दिया था। अच्छा, वो देकर आ चुका था, हो चुका था, उसका हो गया था। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने भी जो है वो मैंने अप्लाई किया, मेरी सिलेक्शन। तुमने उसकी वजह से अप्लाई किया था या उसने तुम्हारी वजह से किया? नहीं, मैंने उसकी वजह से। तो पहला टेस्ट देके आया तो तुम्हें क्या था, फर्स्ट पोजीशन तुम्हारी है बस? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो टेस्ट देते वक्त भी, और तैयारी हम बहुत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन देते वक्त भी अंदाज़ा हो गया था कि बस ये पास भी हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि लैंग्वेज का लेवल मेरा बहुत अच्छा भी नहीं था, जो बात है उस वक्त की। सेकंड टेस्ट कैसा था? कितने अर्से बाद? थर्ड फोर्थ तकरीबन 5 मरतबा दिया, हर तकरीबन 2 महीने बाद टेस्ट हो रहे थे। फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस टाइम। तीसरे टेस्ट के बाद तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सिर्फ टेस्ट देने जा रहा था। और उसके बाद जब 5वां हो गया तो कई लोगों ने समझाया कि शायद ये तुम्हारे लिए है नहीं, और मैं भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका था कि ये निकल के नहीं दे रहा। हालांकि टेस्ट में बहुत सारे लोग करीब के लोग पास कर गए। मेरा ख्याल है तीसरे टेस्ट में मैंने जितनी मेहनत की थी, अगर निकलना होता तो उसमें निकल जाता। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ तो ये कि उस वक्त मेरी जो लेवल ऑफ स्टडी था वो उस लेवल का नहीं था। मेरी स्पीकिंग फिर 5वें के बाद क्या किया? 5वें के बाद मैंने एक रियलाइजेशन कर ली एक कि आई एम नॉट फॉर CA। और नहीं आप उल्टा बोले, आई एम नॉट फॉर CA क्या होता है? CA इज़ नॉट फॉर मी। दैट्स द ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा CA इज़ नॉट फॉर मी। असल में हुआ ये था कि मैट्रिक के बाद ही है ना मुझे कॉमर्स की लत सवार हो गई थी, कि क्योंकि लत ही कहूँगा, क्योंकि उस दौर में दांत काट रहे हैं, कॉमर्स नहीं तो मैं मतलब नहीं, कुछ और नहीं समझ में नहीं, डॉक्टर नहीं बनूंगा, ये मेरा अपना डिसीजन था। इंजीनियर नहीं करूँगा, नहीं वो तो बन भी नहीं सकते, छोड़ो उसको। लॉ नहीं, डिसीजन ही नहीं था ना मैट्रिक के बाद से, नहीं हो सकता सर, छोड़ो बस उसका क्या खामखाई। देखो तुमने सीरियस बात करनी है तो सुन लो। चलो। तो मैट्रिक के बाद जो है वो किसी ने मुझे बताया कि CA की सैलरी जो है ना वो 1.5 से 2 लाख रुपए थी उस वक्त ही, बता रहा हूँ। ओहो, 1.5 से 2 लाख 93 में? हाँ, क्या बात, कोई ऐसा भी हो सकता है? अबे उस वक्त तो महीने में घर 3 लाख के 4 लाख के मिलते थे। अच्छा 1.5-2 लाख तो नहीं होती थी, लेकिन 1 लाख प्लस होती थी, 1,90,000 1 लाख के राउंड अबाउट। बस उस टाइम एक ही चार्म था, पैसे नहीं बहुत सारे।
तो इस चक्कर में सीए में जाना चाहते थे, सीए में नहीं हुआ, फिर किसी ने कहा जब वो नहीं हो सकता तो भाई आईसीए में जो जस्ट इस ICMA के अंदर CA आता है, आता है या नहीं आता, लेकिन हमने उसको डाल के रखा ICMA, तो CA आ गया, M हटा दो बीच में, M तो आप हो मोहम्मद नदीम। अच्छा, उस टाइम फिर इंटर होने के बाद मैं ग्रेजुएशन फ्रस्ट्रेशन की वजह से हुआ ये था कि मैं स्कूल ज्वाइन किया हुआ था मैंने टीचिंग के लिए, ये बात है कंपेनियन ग्रामर स्कूल, ग्रामर हाई स्कूल, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कि हाई स्कूल बाद में बना, कंपेनियन ग्रामर स्कूल जब आपने ज्वाइन किया था वो ग्रामर स्कूल था, वो हाई स्कूल नहीं था, 5वीं तक के बच्चे थे वहाँ पे। हाँ, छठी भी नहीं था भाई, हाई बाद में किया, छठी तो मैं लेके गया बच्चों को। सही है, सही है, ऐसे ही असल में वो डिसाइड ही हुआ था जब चूँकि हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल थे, तो ये देखिए यही बच्चे जो 5वीं में एडमिशन, ये भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं बाद में जाकर हर कोई जो पहले अगेंस्ट होता है वो बाद में हिस्सा बनता है। जी जी। तो अच्छा, अब क्या होता है कि हम जैसे जैसे इंटर होने के बाद जब फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है सीए के हवाले से, तो फिर स्कूल चले जाते हैं, तो उस टाइम मेरे ख्याल है बड़ों ने ये समझा कि जहन बढ़ जाए, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 6 महीने साल गुजरा, फिर एकदम भूख सवार हुई कि यार एजुकेशन का कुछ करना चाहिए। उस समय मैंने बीकॉम में 2 जगह एडमिशन लिया हुआ था, एक गजाली कॉलेज में और एक यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन था मैं एक दफ़ा भी नहीं किया, वो अजीम भाई ने मुझसे कहा था बस अपनी 2 तस्वीरें दे दो, और मैं 2 तस्वीरें ले गए और फॉर्म भी भरा, एडमिशन हो गया, उन्होंने आईडी कार्ड तक बनवा कर दे दिया मुझको। गए नहीं आप? मैं उस टाइम नहीं गया, उस टाइम नहीं। अचानक एक दिन बैठे बैठे अजीम भाई मैं बैठे हुए थे घर के अंदर ही, मैंने कहा यार वो मेरा बीकॉम का एडमिशन होगा अभी, मैं जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, मुझे नहीं पता वो अल्लाह ताला ने कैसे मेरे लाशऊर में कुछ होगा, शऊर में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं करना चाहता हूँ। हाँ। वो बात बनती चली गई। भाई ने कहा कि तेरे पास आईडी कार्ड है, मैंने कहा एक दफ़ा विजिट तो कर ले। मैं चला गया वहाँ पर, सब जगह मिला जुला, तो पता ही चला कि भाई मेरा पूरा 1 साल गुजर चुका है। एंड दिस इज़ जो जहाँ मेरा एडमिशन था, मैं अब बीकॉम पार्ट 2 में, वो लोग जो मेरे बैच के लोग थे, फिर मैंने मालूमात करने की कोशिश की क्या इसी बैच में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा वाई नॉट, वहाँ आप एब्सेंट शो होंगे, यहाँ पर आपको डबल पेपर देने होंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने और हमारे अल्लाह ताला के करम से और हमारे बड़े जो थे ना, उन्होंने हमेशा बकअप किया, अरे हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। उस दरमियान में एक और शॉर्ट कोर्स कर रहा था, वो था AAT के नाम से, एसोसिएशन ऑफ गालिबन टेक्नीशियन, अकाउंटेंट टेक्नीशियंस के नाम से था AAT। वहाँ आपको 5 पेपर एक साथ होते ग्रुप बेसिस पर। तो बहरहाल वहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया बीकॉम पार्ट 2 में, और मैंने सोचा कि फर्स्ट सेमेस्टर आईसीएमए हो चुका था, कर रहे थे, इसके बाद है, इसके बाद है आईसीएमए के बाद, ये हम टाइमलाइन पे चल रहा है ना, टाइमलाइन इसके बाद 95-96 ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर मैं 96 के राउंड अबाउट जो ना मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में गया था फिर, और फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पेपर एक साथ दिए थे। उसी दफ़ा में AAT के पेपर भी आ गए, तो मैंने 17 पेपर कंसेक्यूटिव दिए थे। और उसमें ऐसा भी था कि 2 दिन ऐसा भी हुआ कि मेरा मॉर्निंग में पेपर यूनिवर्सिटी में होता था, जामशोरो, हाँ, और 2 से 5 में कराची पेपर होता था। तो मैं जामशोरो से सुपर हाईवे आता था, वहाँ से जो गाड़ी मिल जाती थी उसमें मैं बैठ के जो क्लिफ्टन पहुँचता था, वहाँ पेपर देता था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे पेपर निकले, 17 के 17 पास पेपर निकले थे। एंड वो उस दौर की मेरी चीटिंग की थी? नहीं, चीटिंग का यार, चीटिंग तो यूनिवर्सिटी में होती नहीं थी। ओहो, अच्छा, नहीं, इसमें भी अगेन मेरा कोई इतना कमाल नहीं था, ये हमारे बड़ों ने हमें टाइट करके रखा कि कोचिंग क्लासेस में उन्हें पढ़ाते थे, टेस्ट होते थे, ये सब कुछ होता। हमें तो शॉर्टकट चाहिए होते थे कि नकल मिल जाए, उन्होंने टाइट करके रखा, वहाँ डांट भी पड़ती थी, और बाज़ औक़ात तो आपको तो पता है कि उन्होंने बाहर निकाल दिया, बाहर हो गए, घंटी बजे ना तो अंदर आ जाना। ये बड़ों से मुराद 2 बड़े जो इसकी ज़िंदगी को मोस्ट डोमिनेटिंग बनाया है, जिन्होंने मोस्ट डोमिनेटिंग रहे, एक इसके बड़े भाई वसीम भाई और दूसरे इरफान भाई। इन दोनों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये माइनस नहीं कर सकता, मैं माइनस नहीं कर सकता। नहीं, माइनस करने की बात ही नहीं, कोई इग्नोरेबिलिटी नहीं है। नहीं, तो जो ये लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट यूज़ कर रहा है नहीं, वो मजाक नहीं किया था मैंने। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को निकाल दिया जाए, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये सारी फाउंडेशन। अच्छा, मज़े की बात, हम घर पे शादी का सिलसिला, तो घर पे एक नया दामाद हमारे फैमिली में ऐड हुआ है, ससुराली दामाद। तो उसको फ़ारूक और मैं जो ना इरफान भाई का इंट्रोडक्शन करवा रहे। तो फ़ारूक ने बोला कि आज मैं जो कुछ हूँ उसमें 95% कंट्रीब्यूशन इरफान भाई का है। फ़ारूक ने थोड़ा सा पॉज लिया, मैंने बोला यारी बात सुन,
इसमें से वो 95 निकल दो, बताओ अब क्या इंसान है ये, चीज़ क्या है ये। अरे भाई फिर तो फर्रुख लाल पीला। मैंने कहा अच्छा जब हो गया सब, मैंने बोला फिक्र नहीं करो 98% मेरा भी उन्हीं की तरफ से है। नहीं, हमारी फाउंडेशन ने इरफान भाई का बहुत बड़ा, बल्कि मेरे ख्याल है उस दौर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इरफान भाई की है, शख्सियत बनाने में, लैंग्वेज के हवाले से भी, और बहुत सारी चीज़ें। देखो ना, हमें ज़िंदगी, क्या तुम उनको सिर्फ लैंग्वेज टीचर मानते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि इरफान भाई ने तो कभी अपने आपको लैंग्वेज टीचर के तौर पर रखा ही नहीं, हम भाई कहते थे ना। अच्छा उनसे इंग्लिश में बात की है तुमने कभी? इरफान भाई से मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने कभी इंग्लिश में बात की तुमसे? वो होता ये था जब कभी हमारे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे ना, वो इसलिए कि ताकि हम मज़ीद बोलें। वो तो क्लासरूम का फाइन होता था ना, 1 रुपये फाइन वाला। नहीं, मेरे साथ मामला थोड़ा मुख्तलिफ रहा। जब सेंटर यहाँ पे था, हाँ। तो वो मुझसे कहते थे भाई सुबह तक शाम तक जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मेरे साथ तुमने उर्दू में बात नहीं करनी। हाँ, वो बहुत स्टार्ट लेवल था कंपेनियन अच्छा, का ना। उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता वो क्लासेस में आते चले गए, फिर तो हम इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। फिर तो सिचुएशन ये होती थी कि हम यहाँ बैठे होते थे, क्लास यहाँ बैठी होती थी सारी, हमें मॉडल स्टूडेंट के तौर पर बैठाया जाता था, चलो भाई इनसे सवाल जवाब करो, और हम एक एक डेढ़ घंटा धमाधम अंग्रेजी में बात करते थे। अच्छा मज़े की बात ये कि इरफान भाई की मौजूदगी में अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमें नाराज़ हो जाते थे, हमें डांट पड़ती थी। ये भी एक अच्छा वो कौन? हमारे इंग्लिश के टीचर। तरबियत का हिस्सा था ना कि अपनी ज़बान को नहीं छोड़ना, और इंग्लिश आपकी ज़रूरत है, हाँ वो करना है आपने, नहीं हो ज़रूरत है इस लिहाज से। तो फिर बीकॉम हो गया, हम आगे चलें ताकि 17 पेपर हो गए, बीकॉम हो गया। अच्छा, जब फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर निकल गया ना, तो मैं और थोड़ा मजबूत हुआ कि यार बाकी भी निकल ही जाएंगे। हाँ। तो मेरा जो ग्रेजुएशन है ना, जो उमन 2 साल का होता है, वो मेरे तकरीबन 9 से 10 महीने का है। तो क्या बात है। एंड आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट डिवीज़न भी उठाई वहाँ से। और यूनिवर्सिटी ब्लंडर करती है अक्सर, कोई बात आप सोच सकते हैं, कोई बात आप ज़्यादा सोच सकते हैं, आपने कभी नहीं किया। नहीं, मेरा भी फर्स्ट डिवीजन है यार, बीए में फर्स्ट डिवीजन। नॉट इन 9 और 10 मंथ्स। अच्छा, नहीं, अगर टोटल एकेडमिक टाइम लगाएं तो शायद 3-4 मंथ का है मेरा। हाँ, तो आप जाते ही नहीं होंगे ना हमेशा? नहीं, जाते भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टडी में काउंट करूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए कितना पढ़ा होगा, वो शायद 2-3-4 मंथ्स का ही था। हमारा जो स्टैंडर्ड बनाया ना सेंटर ने, उस्ताद ने, वो ये बड़ा हाई था। उनका जहन था CSS लेवल बनाना, और यूनिवर्सिटी का लेवल लो था बहुत ज़्यादा। तो हमारे लिए बड़ा आसान होता था। लोग हैरान होते थे कि मैं 2 पर्ची लेके जाता था सिर्फ, और उसमें मैंने वो नोट टेकिंग्स होती थी मेरी, नोट टेकिंग वो जो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। वो पूरा सिलेबस होता था उसके अंदर, 1-2 पेज 4 पेज होते थे टोटल। पेपर वाले दिन भी जो उसको सिर्फ रिविजन के, कोई और बोलता है क्या है, मैंने कहा देख लो, ये लो, उनके समझ में नहीं आता था। अच्छा, मास्टर्स ग्रेजुएशन में भी, मास्टर्स में भी क्या हुआ कि हमारे पहले जो ना दस्ता मिलता था लंबा वाला, लीगल साइज़ का, ठीक है ना, उसका एक लीफ ले लिया। लीफ का मतलब हो गया कि 4 पेजेस हो गए उसमें। 4 पेजेस को मैंने फोल्ड किया, पॉकेट साइज़ बनाया। अब 4 पेजेस का फोल्ड करे पॉकेट साइज़ बनाने का मतलब है 16 फोल्ड्स बन गए उसके अंदर, ठीक है। अब 16 फोल्ड का मतलब है हर फोल्ड पे एक चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, ये आपका अब एग्ज़ाम के लिए जब जा रहे हैं तो पूरा खोलेंगे तो पूरा सेमेस्टर है उसके अंदर, वो पूरा सिलेबस उसमें कवर है। अच्छा, मेरा बारा वो एक फोल्डिंग में अपना पेपर लेके जाता था एनी हाउ। तो ये ग्रेजुएशन ऐसे हुआ, मेरा अच्छा सिस्टम था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था, IC में ज्वाइन किया था 1998 में। 5 दिसंबर 1998 को मैं टेस्ट दिया था। 28 दिसंबर को मैंने, क्या केक वेक भी काटते हैं जो डेट नहीं याद है तुम्हें? मतलब याद है तो मैं बता रहा हूँ, 5 दिसंबर को केक कटेगा, इसको कितना है? टेस्ट की जना मुझे वो याद है डेट्स। अच्छा, 5 जनवरी 1999 में हमने ज्वाइन कर लिया था IC में। IC में मैं जब ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा कि भाई आपको कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ना है। आपने ना शादी में जाते थे, ना दोस्तों में मिलते थे, ना TV देखते थे। पूरा साल हमने स्टडी की, ग्रुप बेसिस पे होता था। कुछ टीचर्स हमारे ऐसे मिले, उन्होंने कंप्यूटर मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, टीचर सही नहीं मिले, कुछ हमने गड़बड़ की, तो 2 सब्जेक्ट मेरे लूज पड़े। वहाँ ग्रुप बेसिस पर होता है कि अगर आप 5 के 5 पेपर निकलेंगे तो आपका पूरा पास आउट होंगे। अच्छा, मेरे 3 पेपर निकल गए, 2 में, एक में B आया, एक में C आया। अगर ये C के बजाय B आ जाता तो वही बच जाता। मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, और जिस दिन रिज़ल्ट आया वो जुम्मे का दिन था इत्तेफाक से, और 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया। तो मैं जुम्मे की नमाज़ में आंसुओं से रो रहा था। बाद में दोस्तों ने बात करनी, डरने लगे कि यार ये तो रो रहा था इतना बड़ा होकर। मैं अल्लाह ताला से रोने में बड़ा होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बहरहाल जो बात है, अच्छा उस टाइम फिर मैं अल्लाह ताला से बात करता था कि अल्लाह सभी कुछ तो मैंने कोशिश की
तन मन धन लगा कर पढ़ता रहा। स्टडी लेवल उस टाइम तक बन चुका था। पीछे मैं बताया कि ग्रेजुएशन मैंने कैसे पास किया था। बार उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ लेके जाना चाह रहा है और ये क्या वजह है। अगेन में बहुत डिसहार्ट हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में फाउंडेशन 6 महीने बाद निकल गया। अच्छा, हाँ, उसके 6 महीने बाद ही फाउंडेशन निकल गया। लेकिन उस दरमियान में एक डिसीजन ले चुका था कि मैंने मतलब अगेन डिसहार्ट वाली कंडीशन चल रही थी। मैं कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया। उस दरमियान जो है वो बहुत सारा ऐसे में क्वालिफाइड लोगों से मिलता रहा, तो मुझे अंदाज़ा ही हुआ कि इनकी ग्रोथ भी 5 साल बाद जाकर ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 साल बाद पहुँच जाना चाहिए। अच्छा। यानी फ़र्स्ट सैलरी अगर उस दौर के हिसाब से मैं लगाऊँ तो एक साहब मिले आमिर, उन्होंने क्वालिफाई किया था विद इन 3 ईयर्स, तो उनको 6,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। आजकल के लगा लें आप कोई 30, 35, 40,000 रुपये लगा लें। तो मुझे बड़ा स्टार्ट हुआ कि इतने सारी मेहनत के बाद अगर हम ये मिल रहा है तो दिस इज़ नॉट फेयर। सही बात है। तो फिर मैं डिसहार्ट होकर फिर अगेन इरफान भाई से बातचीत की। इरफान भाई ने कहा दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका माइंड क्लियर हो, सही बात तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगी। तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ। उस समय मैं कराची में था, वापस आया। फिर मैंने यहाँ पर मास्टर्स ज्वाइन किया, एम.कॉम करते करते जो है वो इरफान भाई ने जहन बनाया कि CSS देना है। सही। क्योंकि जो चीज़ तुम देख के आ चुके हो वो तुम्हारे समझ में आ नहीं रही है। कम से कम CSS में जो है वो एक 17 ग्रेड मिनिमम होगा, फिर 18-19 में तुम्हारे हर तरह की पावर्स जो है ना वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। आप जो है वो सोशल चलो आगे चलो यार। अच्छा, मास्टर्स कंप्लीट हुआ है मेरा 2002 में। अच्छा, उस दरमियान जो है वो 2002 के बाद CSA की तैयारी शुरू की इमरान के साथ मिलकर। 7 मंथ्स हमने तैयारी की है। मुझे याद है अगेन 3 जुलाई से हमने स्टार्ट की थी 2002 के। केक कटता है भाई हर चीज़ का। और 28 फरवरी गालिबन पहला पेपर था हमारा। 29 फरवरी, 31, 32 फरवरी हो सकती है। अच्छा। 2000 ये बात है वही 2003 की ना। तो 2002 में क्वालिफाई की, मास्टर्स कंप्लीट हुआ था। CSS में मैं और इमरान दोनों रह गए। मैं जो है वो एक पेपर में रह गया था और इमरान जो है एग्रीगेट में रहा था, बाकी सारे पेपर। अच्छा। इमरान एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि मिनिमम आपने 600 मार्क्स 1200 में से लेने होते हैं। तो 7 मंथ्स की हमारी तैयारी थी। तो हम बड़े एनर्जेटिक थे। सुबह से शाम हमारा बस एक ही काम था, लोगों से मिलना मिलाना। उसमें 2 बातें और पता चली CSS में कि CSS करने में एक तो ये कि आप इनिशियली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते। सही है। आप जिसके मैं शमीम भाई से मिला था जो आजकल गालिबन हैदराबाद में सरगोदा में ना, नहीं हैदराबाद में आजकल गालिबन डिप्टी कमिश्नर हैं। वो नहीं कमिश्नर शिफ्ट हुए ना यहाँ से, कहीं चले गए जाके कमिश्नर लग गए हैं। मुझे 2 महीने 3 महीने पुरानी बात पता। अच्छा, फिर मुझे रीजन नहीं पता। फिर तो उस वक्त उनसे मुलाकात हुई मेरी ना, तो उन्होंने बताया कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ शाम में। मैं अजीब सा हो गया। मैंने 16 साल वहाँ पढ़ गए हैं, 1.5 साल हम CSS से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी शाम में ट्यूशन पढ़ानी है। मैं ये कौन सा करियर है कि जो मुझे इतना पढ़ने के बावजूद भी यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा कि मैं अपना घर प्रॉपरली रन कर सकूँ। मैरिड थे, मेरी एक बेटी पैदा हो चुकी थी उस टाइम तक। तो मैं बड़ा डिसहार्ट। दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि इनिशियल 5 ईयर्स CSS वाले आपको आपके शहर में जो है ना वो पोस्टिंग नहीं देते। इस पर भी मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई। आदमी सिर्फ पैसा कमाने की खातिर अपने शहर छोड़े। जैसे ये मेरे लिए थोड़ा उस वक्त मैं सोचता था कि यार ये मुनासिब नहीं है। आप कोई बड़े कॉस्ट के लिए शहर छोड़ें, मुल्क छोड़ें, समझ में आती है। एक पैसा कमाने के लिए अगर आप शहर छोड़ें, वही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, तो मुझे उस टाइम मुनासिब बहरहाल नहीं लगता था। अब समझ में आता है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने जहाँ भी आपका रिस्क लिखा होता है उसने एनी हाउ जाना होता है, अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। वो उस वक्त की थिंकिंग थी जैसा कि था। तो CSS दोबारा करने, जब मैं फ़ेल हुआ तो इरफान भाई ने, घर वालों ने बहुत प्रेशर दिया कि आपने दोबारा CSS देना है। दोबारा में मैंने आपको ज्वाइन किया। हाँ, और फिर मैं और आप और इमरान तीनों शामिल थे और मैंने टका तैयारी नहीं की थी। अच्छा, मैं यहाँ में बड़ी अजीब सी मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बैठा था और मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया उसमें। अच्छा, वो मतलब ज़िंदगी में ना कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि जो बड़े डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं, और वो एक लम्हा मैं अक्सर शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कि ये जब दोबारा लोगों ने मुझसे कहा ना, मैं अकेला खड़ा हुआ था और मैं कह रहा था कि मैं राइट हूँ। मेरे अंदर इतना यकीन भरा हुआ था कि मैं किसी को मानने को तैयार ही नहीं था। यानी मेरा यकीन का पावर उस वक्त 1000 था, तो बाकी सब लोग शायद 50% 80% पहुँच रहे थे, इंक्लूडिंग माई टीचर, ऑल्दो दे वर ऑल राइट। उनके जहन में यही था
कि जनाब नदीम एक क्वालिफाई कर जाएगा तो एक प्रॉपर एक करियर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि यार CSS करके भी तो वही ख्वारी है ना, मैं बिला वजह के। इस दरमियान ये हुआ कि अजीम भाई हयात थे, उन्होंने बताया कि एक स्कॉलरशिप आई है PhD की, उसमें 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 4 साल तक, ओह और PhD भी कराएंगे। अजीम भाई ने अपना फॉर्म भरा, तो मैंने कहा मेरा भी भर दें। हम दोनों ने एक साथ फॉर्म भरा और मैंने अपना जो टेस्ट की जो लोकेशन लिखी कि मैं टेस्ट कहाँ देना चाहता हूँ, वो कराची यूनिवर्सिटी की लिखी। मैंने कहा शायद उनका तरीक़ाकार होगा कि जो है वो जहाँ पर आप टेस्ट देंगे उस हिसाब से वो एलोकेट करेंगे, पर उनका तरीका ऐसा था नहीं। तो उस दिन एक रात CSS के भी पेपर्स स्टार्ट हो गए उन्हीं दिनों। अच्छा। 28 दिसंबर को टेस्ट रखा था उन्होंने 2003 के एंड में, और 28 दिसंबर को CSS का कंपलसरी का पेपर भी था। अच्छा। सॉरी मैं डेट मिस कर गया, 14 दिसंबर, इट वाज 14 दिसंबर। मैंने इमरान से कहा इमरान मैं CSS का पेपर छोड़ूंगा, मैं वो GRE का टेस्ट देने जाऊंगा स्कॉलरशिप का, बताना तुमने किसी को नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर मैं एक कंपलसरी पेपर छोड़ देता हूँ तो मैं अगले पेपर में नहीं बैठ सकता, ऑप्शन पेपर छोड़ा जा सकता है। तो उसने कहा देख ले। मैंने कहा नहीं यार, इन लोगों को दे डोंट अंडरस्टैंड। रिस्क की बात की थी हमने, हाँ, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। अभी बुलाते हैं मेरी जान, मेरा बच्चा। अच्छा, उस दिन मैं 14 दिसंबर को जब मैंने डिसाइड कर लिया ना, तो लकीली हुआ कि वो HEC का जो टेस्ट था वो पोस्टपोन हो गया, वो चला गया 28 दिसंबर में। ओह, तो मैंने कहा सो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हो जाएंगे अब। लेकिन रिमेंबर सेकंड जो मैं अटैम्प्ट देने जा रहा था CSS की, मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, नील बटा नील, कोई CSS का कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन अगेन एक पेपर रहा था, सारे निकल गए थे। ओह, पकड़ तैयारी वो कौन सा रह जाता है तुम्हारा यार? अच्छा, क्या चक्कर पहली है? दफ़ा में अंग्रेजी रहा था, दूसरी दफ़ा में इस्लामियत रहा था, इस मरतबा अंग्रेजी निकल गया। ओह। इस्लामियत मैंने सबको पढ़ाई थी इमरान को भी, और शायद तुम भी शामिल थे उसमें, सारे नोट्स मैं बना के दिया करता था। हाँ। एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, 1 मिनट देता हूँ, हाँ रुकिएगा। तो अब उसमें क्या हुआ कि दोनों दे दिए। CSS का मुझे रिज़ल्ट का इंतज़ार ही नहीं था। इधर इसका रिज़ल्ट जिस दिन मैं टेस्ट देने गया उस दिन मैं बुखार में था, कोई 101 के करीब मुझे बुखार था। कराची यूनिवर्सिटी में गाड़ी वाड़ी कोई होती नहीं थी, ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल। तो हम वहाँ से अपने खाला के घर से कराची यूनिवर्सिटी में आया, शदीद नज़ला, 2 रुमाल, जो बराबर में बैठा वो भी परेशान। टेस्ट दिया, मेरा सर शदीद दर्द पेन था। मैंने अल्लाह खैर करे, लेकिन अल्लाह ने करना था। मेरे एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स आए जो पासिंग मार्क्स होते। ओह, फजल भी उसमें रह गया था, फजल लिबर्ट ने भी दिया था, 50 मार्क्स थे मेरे। तो मेरा वहाँ से स्कॉलरशिप लगा, और उसके बाद फिर एक स्टार्ट हुआ, मैं BZU बाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान गया, वहाँ से मैंने PhD में तो दुनिया में कोई और यूनिवर्सिटी मिली नहीं तुमको? कोशिश और की, कितनी तुमने छान मारी की? काफ़ी सारी, उसके बावजूद भी वहाँ जाके उसकी रीज़न थी, वहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स था ना, वहाँ पे 5 क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स, और HEC का अपने क्राइटेरिया था, उसके मुताबिक वहाँ पे 5। वहाँ से सुपरवाइजर कौन थे आपके? वहाँ अभी रिसेंटली को 4 दिन पहले उनकी डेथ हुई है, डॉक्टर करामत अली साहब। बहुत नाइस आदमी, वेरी आउटस्टैंडिंग आदमी थे, और बहुत PhD किया वहाँ जाकर, और वहाँ से यहाँ कम्यूट करते थे, हैदराबाद आते थे। मेरा जिन दिनों PhD चल रहा था ना, तो सिचुएशन ये थी कि मेरा घर वालों को पता होता था कि अगर मैं कह रहा हूँ ना मैं शाम में इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो दे नो इट कि मैं हैदराबाद वाले इस्लामाबाद नहीं जा रहा। अच्छा, कोई बुकिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी। अब जाना है तो अब वो मैं सारे ऑप्शंस यूज़ चेक कर रहा होता था कि यार इस वक्त बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। हाँ। मुझे परसों या कल पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। तो मैंने बिल्कुल भी ना कंफर्ट को देखा उस टाइम, ना ही पैसों को। यूनिवर्सिटी पैसे, HEC पैसे दे रही थी, तो वो घर वालों ने कहा था कि आप फुल यूटिलाइज़ करो, PhD मुकम्मल करो इस दरमियान। सही है। तो मैंने 2004 से, ये 2004 में हुआ था बेसिकली एडमिशन, मार्च में, अप्रैल में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, और उसके बाद 2008 तक मेरा 2009 तक स्कॉलरशिप चलता रहा। थीसिस मैंने जमा करा दिया 2008 में, फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेस की वजह से मैं वापस आ गया था। 2009 में मेरी जॉब हो गई। थोड़ी देर में मेरी बेटी, मेरी जान, थोड़ी देर, 1 मिनट। हाँ, ये बेटा आ रहा है या भेजा जा रहा है? नहीं, ये अमूमन मेरे साथ ही बैठा रहता है। अच्छा। मैं घर में हूँ तो उसने मेरे साथ चिपक के अच्छा रहना। अच्छा अच्छा। तो PhD कंप्लीट हुई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2013। अच्छा अच्छा। और ये बेसिकली मेरे वालिद साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी वालदा वालिद जब शादी हुई ना, इन
इन लोगों ने हमसे शेयर किया कि जब पहली रात डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने हमें औलाद दी तो हम 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे। तो मेरे वालिद साहब ने बहुत बड़ी उम्र में जाके जो ना कुरान मजीद पढ़ाया, उनके यानी हमारी दादा ने उनको नहीं पढ़ाया था। तो नहीं तो अपने तमाम बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएंगे जो सब नहीं बचपन में कंप्लीट। माशाल्लाह। दूसरा ये कि हम अपने बच्चों को वहाँ तक पढ़ाएंगे जहाँ तक ये पढ़ना चाहेंगे। एंड आई एम द फर्स्ट PhD इन माई होल ख़ानदान। ज़बरदस्त। हाँ, तो मैं पहला PhD हूँ। तो अब्बू ने समझ लें कि किसी का तारुफ कराना हो या ना कराना हो, मेरा तारुफ ज़रूर होता है ख़ानदान में कि ये मेरा बेटा है डॉक्टर मोहम्मद नदीम। जब ऐसे ही बता दें नदीम है, PhD है। किसी ने अप्रोच किया सिरिंज लगा दो IV की? डॉक्टर नदीम ऐसा हुआ, बड़ा अच्छा लतीफ़ा हुआ। मैं अपने बच्चों को लेने गया हुआ था ऐसी स्कूल में पिक करने के लिए, तो मेरे कज़िन ने आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब। तो वो एक 35 साल से ना मैं सलाम दुआ मेरी अच्छी थी, तो मेरे पास आ गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई बता दें। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन अब वो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मैं उसको क्या बोलता कि मैं वो नहीं हूँ। तो मैंने कहा खाना ना खा के पैराडोल एक्स्ट्रा ले लेना, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात तो मतलब कई जगह होते रहे। अच्छा। तो वो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स का मतलब वही MBBS डॉक्टर। चलें अब एकेडमिक से बाहर निकल रहे हैं, जॉब हो गई, जॉब से भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। पढ़ने में क्या पढ़ा, लिटरेचर में क्या पढ़ा, लिटरेचर जो में याद है तुम्हें? हाँ, जिसने इन्फ्लुएंस किया? बचपन में ना मैं इश्तियाक अहमद को बहुत पढ़ा है, लोग इमरान सीरीज, डॉक्टर जमशेद। हाँ, इंस्पेक्टर जमशेद मैंने भी बहुत पढ़ा। इंस्पेक्टर डॉक्टर कहाँ से आप है वो? अच्छा, डॉक्टर इनके मामू हैं डॉक्टर जमशेद। अच्छा। डॉक्टर इंस्पेक्टर जमशेद और इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा। हाँ। और फिर एक शौकी सीरीज़ होती थी। मैंने शौकी सीरीज़ कम पढ़ी, लेकिन ये दोनों पढ़ी मैंने। शौकी से मज़ा भी नहीं आता था। हाँ। इनमें 5-6 कैरेक्टर ऐसे होते थे कि मज़ा आता। उसकी खूबसूरती ये थी कि उर्दू उन्होंने बहुत अच्छी की। ये उसका पैरेलल है, कौन से हैं 5, कौन से 5 हैं वो? फैंटास्टिक 5 हैं? नहीं, फैंटास्टिक 4 हैं। अबे फैंटास्टिक 4 तो मूवी है। फेमस 5 होगी सीरीज़, या और एगाथा क्रिस्टी की सीरीज़ हो गई, उनके पैरेलल उर्दू लिटरेचर था हमारा। तो उसमें यहाँ से स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद हक्की साहब को पढ़ा था। नहीं मुल्ला हक्की, अलीमुल हक। हाँ, अलीमुल। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जो शानुल हक्की भी कोई थे? नहीं। हाँ, वो थे, लेकिन वो दूसरे हैं, वो दूसरी किताब एनसाइक्लोपीडिया टाइप की लिखते हैं। अच्छा, हाँ। तो वहाँ से फिर उसके बाद हमें वो फैंटेसी जो होती है ना, उस तरह की किताबों की तरफ, ये काला जादू और ये मैं कभी हाथ नहीं लगा पाया। कमर अजनालवी साहब का वो जो इश्क का ऐन पढ़ा, इश्क का ऐन भी नहीं किए, हक्की साहब की है। हक्की साहब की। हाँ। मुक़द्दस मूर्ति तो मैं तो कमर अजनालवी साहब की। क्या मामला है, मैं हूँ बहुत स्लो रीडर। स्लो रीडर से मुराद ये है कि मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ, फिर आगे पढ़ता हूँ, फिर एंजॉय करता हूँ। और अजीम लाइब्रेरी वाले ने इतने पैसे बनाए मुझसे मुक़द्दस मूर्ति के ऊपर, उसकी बुक की शायद डबल प्राइस दी मैंने। तो यहाँ से बेसिकली आदत बनी पढ़ने की ना, नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते फिर इनको पढ़ा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की 3-4 किताबें पढ़ी नहीं जाती थी। बड़ा मतलब उनका जो मिज़ाज था ना वो आसान, एक तो उर्दू बड़ी मुश्किल होती थी उसमें महसूस हुआ, शगुफ़े और हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें। और यहाँ से चलते चलते मतलब ये अशफाक अहमद साहब, मुमताज़ मुफ्ती, और इस तरफ भी चले गए। फिर याद है तुझे रात भर बैठ के मन चलेगा सौदा देखा था? मेरे घर पे बिल्कुल देखा था, VHS पे वीडियो पे लाके, ऐसे और आधे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रही है वीडियो, छोड़ेंगे नहीं इसको। तेरा घर तो था ही, हब था ना वो। अभी मुझे घर वालों ने पूछा कौन सा शरबत पियेंगे अम्मी, तो बेगम साहबा ने कहा कि वो केरी वाला था। नहीं, मैंने कहा केरी वाला हमने पिए ताबिश घर पर उसकी अम्मा बना के हमें दिया करती थी। अम्मा जो है ना फ्रीजर में बना के केरी को बना के रख लेते, हम पूरा साल पीते थे। हाँ, वो पूरा साल तो नहीं, हम जब भी गर्मी के दिनों में तुम्हारे घर में एंटर होते थे ना, तो मुश्किल देखो 1 मिनट लगता तो होगा या 2 मिनट, उसके बाद फौरन शरबत आया था। क्या है बना के किसी ने अच्छा, उन दिनों PTCL होता था ना। हाँ, किसी ने बताया था आपको कि हम आ रहे हैं, बोला PTCL मोबाइल से थे नहीं। हाँ। सो पढ़ने में ये रहा। बाद में लोगों ने राग़िब करने की कोशिश की इंग्लिश लिटरेचर की तरफ, वो मैं नहीं पढ़ा, सच्ची बात है। 2-4 किताबें पढ़ी होंगी अल्केमिस्ट वगैरह, लेकिन मैं नहीं पढ़ सका। अल्केमिस्ट का क्या इन्फ्लुएंस है? उस वक्त था कि एक थॉट थी उस हवाले से कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ होती है जो आपके व्यू पूरा आप जब घूम के आते तब उसकी मीनिंग बनती है। हमारे सर्कल में अल्केमिस्ट को शमी भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया,
उन्होंने इस्लामाबाद में उनको किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने यहाँ बताया और यहाँ पे वायरल की तरह से फैल गई हम ऐसे ही लोगों हुआ था उन दिनों, में, ऐसे ठीक ही है। हुआ था। वायरल की तरह फैल गई, हमने अल्केमिस्ट पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अभी मेरे पास अल्केमिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो ये है इस वक्त, जैसे मैं जॉन एलिया की पोइट्री और इब्न इंशा की पोइट्री, गालिब की पोइट्री, उस तरह से मैं अल्केमिस्ट को रखता हूँ। कभी बैठ के कहीं से भी खोल लेता हूँ, वहाँ से 2-4 पेज पढ़े। मैं अक्सर क्लिनिक पे हॉस्पिटल गए, टोकन नंबर लेट है, मेरे पास बुक हाथ में है, ठीक है ना, वहाँ बैठा हुआ कोई भी पेज कहीं से भी खोला वहाँ से पढ़ रहा होता हूँ मैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, हमारे पास जो कोर्स बुक रही ना वो बेसिकली कौन सी थी वो? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, और हमने पढ़ी 20s के बाद। हाँ, अच्छा, वो असल में हमारा लेवल यही था। इरफान मैंने सही समझा था कि तुम लोग जो औकात यही है, तुम पहले इसको पढ़ो। और वो हमारी सिलेबस बुक थी, यूँ समझो कोर्स बुक थी। वो मतलब बाद में महसूस हुआ फ्रेम कि- ऑफ रेफरेंस हर डिस्कशन का उसकी टर्म्स यूज़ मुझे होंगी। याद है उसके बाद भी बहुत सारी किताबें इरफान भाई देते रहे और शो भी करते रहे कि यार ये भी आ गई, ये भी आ गई, 3rd जनरेशन 4th। लेकिन मेरे उन्होंने घर में teens नहीं मेरी छोड़ी। किताबों में इरफान भाई की किताबें निकाल दें तो शायद कुछ ही किताबें बचें। तो वो टीन्स वाली किताब जो थी ना, इरफान भाई ने उसको नहीं छोड़ने दिया। मैं बोला नहीं है, यही चलेगी, यही चलेगी। अच्छा, बोला इसी को पढ़ो, इसी को देखो, मिशन स्टेटमेंट क्या, ये वो। काफ़ी अर्से था कि मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था, एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ाया, तो वहाँ पर एक उन्होंने वर्कशॉप कराई टीन्स के हवाले। तो मैं वहाँ बैठा हंस रहा था, मैंने कहा ये क्या बचकाना काम करा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने किताब पढ़कर और उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करके, मैंने कहा इसकी तो आपको वर्कशॉप में कुछ एक्टिविटीज़ करानी चाहिए थी ताकि वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ काम की चीज़ होती है। आपने तो उसको टीचिंग बना दी बेसिकली, जैसे क्लास टीचिंग होती है। मैंने अभी बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई है और बुक के अच्छे एडिशन मैंने दिलवाए और ये पढ़ी है इन्होंने, एक दफ़ा तो 2 दफ़ा तो गुजार चुके हैं। असल में टीन्स जो इरफान ने हमारे साथ जो किया था वो ये था कि उसको प्रैक्टिकली उन्होंने चीज़ों को ना, एक टॉपिक ले लिया, अब उसको वो चलते फिरते दोहरा रहे हैं। सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, अब वो दोहरा रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या? अच्छा, ये एलिमेंट कैसा था कि हमारी एकेडमिक्स जो हैं वो घर से सब्ज़ी लेने जाने के रास्ते में आम लेने जा रहे हैं, ये होता था, ठीक है, या वो पहलवान के, मतलब हमारी स्टडी चल रही होती थी, ठीक है, और ये एकेडमिक टाइम है हमारा। हाँ, हम लोग और हम वेट करते थे कि इरफान भाई के बराबर में वॉक करनी है। अच्छा, कुछ लोग तो हैरान थे, क्या वॉक हो रही है, इरफान भाई वॉक कर रहे हैं, 2 बंदे बाइक लेके वॉक कर रहे हैं, 3 बंदे साथ घूम नहीं, रहे मैं हैं। आपको बताऊँ, ये तो इरफान भाई हमारे लिए हमेशा रहमत वाली बात है अल्लाह ताला की तरफ से कि एक साहब को इरफान भाई ने कहा, सीनियर आदमी थे, 6 नंबर से आते थे, उनको कहा भाई टाइम नहीं है मेरे पास। इरफान भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि आप कब, जैसे इरफान भाई ने कहा फजर के बाद आ जाओ। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो जॉब वगैरह करते थे, वो फजर के बाद आते थे। नफीस भाई मरूम की बात तो नहीं? नहीं, एक साहब जिनके घर में ट्यूशन पढ़ाने भी गया था। अच्छा। ये आपके जो 6 नंबर वाले बोर्ड स्टेडियम के सामने वाले, अच्छा, मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, हम महसूस करते थे हमें फ्रीली अवेलेबल है इरफान भाई, घर की खेती वाली बात थी कि भाई बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, जब चाहो मिल लो। लेकिन बाद में इरफान भाई ने टफ टाइम दिया। नफीस भाई के साथ माशाल्लाह से थोड़ा टाइम गुजरा, बड़े भाई के दोस्त थे मेरे। और इरफान भाई, एक वाक़या घर के उस वाली बिल्डिंग के अंदर मस्जिद के बराबर ईंटें उठाई थी और ईंटें उठाने के लिए शर्ट उतार दी उन्होंने। कमीज उतार के मैं काम करूँगा, कमीज उतार ओहो। और वो इकलौते थे जो कार में आते थे। हाँ, तो उनके पास कार, उनके वालिद साहब जो कि जज थे, रिटायर्ड जज थे। अच्छा, मैं उनके घर में ट्यूशन पढ़ी मैंने उनकी बाजी से, और बाजी बाद में जनरल कंपनी ग्रामर स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं। उनका नाम था गालिबन अतिया बाजी। अतिया बाजी। इन सब के साथ काम किया, अतिया बाजी के साथ काम किया। और एक मैडम, 3-4 स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाने का? स्कूल का एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि हर वो बच्चा जो इंटर कर लेना उसको पढ़ाना चाहिए, थोड़ी बहुत टीचिंग करनी चाहिए। हाँ, ज़रूर करनी चाहिए। उससे हमारा बचपना ख़त्म होता है, जिम्मेदारी लेना आती है। जब हमें पता होता है ना हमें पढ़ाने जाना है क्लास के अंदर, तो अच्छा, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा बचपना ख़त्म हो चुका है अभी? नहीं होना चाहिए ख़त्म मतलब मिट चुका? नहीं, ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी आनी चाहिए, जिम्मेदारी उठाना आनी चाहिए। हाँ। और ये हमारे लोगों ने, हालांकि छोटे थे हम, लेकिन मुझे याद है कि हम हैदराबाद में रहते हुए भी इन लोगों ने हमें कोई ऐसी सपोर्ट नहीं देते थे कि अगर फॉर्म जमा कराने जाना है, हमें पता नहीं होता था कि सारे जानने वाले बैठे हैं इनके अंदर। हाँ। जाओ, लाइन में लगो, फॉर्म लेकर आओ, फोटोस्टेट कराओ, इसको पेंसिल से भरो, जमा फिर कराओ, पेन से भरो। हाँ। अच्छा, अब समझ में आता है आजकल का बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिख सकता।
नहीं हमारे पता, हैदराबाद नहीं का पता, बच्चा नहीं जो है पता। ना। अब क्या होता है कि कुछ लोग मेरे पास टेस्टेशन के लिए आते हैं अगर, तो वो वालिद साहब आ रहे हैं, वालदा आ रही है, मैं उनको बहुत डिस्करेज करता हूँ, ऐसा ना करें यार, बच्चों को खुद जाने दें। वो एक एलिमेंट है कि बच्चे को चूज़ा बना रहे हो या शेर, ठीक है, चूज़ा बना रहे हो तो बड़ा होकर चिकन ही बनेगा वो, चिकन नहीं बनेगा। ठीक है। आप शेर की तरह पालो, बाहर भेजो, काम करने दो उसको यार, हर चीज़ में उसको गाइड करने नहीं बैठो, उसको एक्सप्लोर करने दो, गलती भी करेगा, करने दो यार, क्या होता सही है। बात है, सही। तो बस ये कि तुम क्या बना रहे हो बच्चों में, चूज़े या शेर? मेरा ख्याल है हमारी, अगर मजाक से हट के बात की जाए तो हमारी इंस्टिंक्ट में है, हमें चूज़े या शेर? देखो बता तो रहा हूँ, सब जगह को भेज जगह तुम जाओ हमें सब चीज़ों का पता होता था, हालांकि बाद में पता चला कि सब जगह जो है वो जानने वाले बैठे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं दी, फ़ायदे मिला, नुकसान नहीं हुआ। अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोथ का हिस्सा है यार, कैसे एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, कैसे जानेंगे, सही बात है, ग्रोथ का हिस्सा है। बेशक। कभी कोई इंडिसेंट इंसिडेंट कोई ट्रैवल करने में, सरगोदा, यहाँ इस्लाम, हैदराबाद? कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग भैया मेरे दोस्तों में तुम सेकंड वाहिद हो, सेकंड वाहिद कहेंगे, मतलब एक और बंदा भी था जिसने मुझे डहर की विज़िट किया। हाँ, एवर मैं आया था। मैं 4.5 साल रहा, एक काशिफ आया था और एक तुम आए थे। हाँ बिल्कुल ऐसे। जब काशिफ आया था तो मुझे एलर्जी हो गई थी, घर में पेंट हुआ था और नाक के अंदर मुझे ज़ख़म हो गया था पेंट की स्मेल से। एक तुम आए थे और तुम आए, स्कूल पहुँचे, उन्होंने बोला यार आप चप्पल पहन के आए हो और वहाँ से पैदल वापस। असल में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो खैर होती रही हैं, लेकिन कोई ऐसा कि जो मैं बिल्कुल याद करूँ कि बहुत ट्रैवलिंग में तो कोई ऐसा कोई कभी इशू नहीं आया। एक दफ़ा हाँ, ये एक याद आ रहा है मुझे कि मैं मुल्तान से वापस चला हैदराबाद के लिए, तो उस वक्त नया नया मुल्तान शिफ्ट हुआ था, तो खैबर मेल मिलती थी तकरीबन कोई 3-3:30 बजे दोपहर को। मैं सिर्फ टिकट लेके चढ़ जाता था, फिर जहाँ जगह मिल जाए। बैठने के लिए उस दिन गाड़ी बिल्कुल भरी हुई थी, कहीं भी जगह नहीं थी। मैं तकरीबन 3.5 घंटे खड़ा रहा ओहो, और मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। और फिर जब बैठने की जगह इस तरह से हुआ था कि जहाँ पर जगह मिली, मैंने अपना बैग रखा और उस बैग पे बैठा। क्या बात, ऐसी जगह मिली थी सिर्फ, इससे ज़्यादा फिर यानी हैदराबाद में ऐसे ही पहुँचा सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे, लेकिन आई वाज सो यंग। चलो अब चलते हैं, दोस्तों की बात करो। फ़ारूक के मुतालिक कोई ऐसी बात, चलो छोड़ो, नहीं बताना। नहीं कोई फ़ारूक के मुतालिक फ़ारूक का क्या कंट्रीब्यूशन कहोगे कि तुम कैसे समझते हो फ़ारूक ने मुझे बहुत ग्रोथ के बर्दाश्त किया। अंदर? फ़ारूक ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल घर ही घर में रहा, घर से सेंटर, सेंटर से घर, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे, तो मेरी बहुत सारी बातें सोशली मुनासिब नहीं होती थी। तो वो तो हमें पता है, आज भी हम जानते हैं इस बात को। आज तो खैर आप आगे चले। बहुत बेहतर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो फ़ारूक चूँकि दोस्त उम्र होती है, उसने भी महसूस किया ही नहीं कि मुझे नहीं पता, बहरहाल ये कि उसकी वजह से मैंने ग्रो किया। क्या बात, और वक्त गुजरने से जब फ़ारूक गया था, मेरे लिए बड़ा डिज़ास्टर था। बहुत था, तुम बहुत डिस्टर्ब थे। disaster अच्छा फिर क्या होता था, एक मज़े की बात, फ़ारूक यहाँ से चला गया तो पहले तो ये हुआ कि फ़ारूक जाने वाला है, फ़ारूक जाने ही वाला है, फ़ारूक जाने ही वाला है, अगले दिन जाएगा, ठीक है। फिर फ़ारूक अगले हफ्ते फिर वापस आ गया, फ़ारूक फिर फ़ारूक पहली दफ़ा वापस आया है, फिर फ़ारूक पहली दफ़ा वापस जाएगा। इस तरह का सिलसिला मेरे ख्याल में तो 1.5-2 महीने तो चला ही है। हाँ, ये तकरीबन 2-2.5 महीने चलता रहा। और हमारे लिए डोमिनेटिंग था कि फ़ारूक आने वाला है या जाने वाला है या आएगा या आएगा। हाँ, फिर वो स्टडीज़ में बिजी हुआ ना, क्योंकि हाँ। सीए की स्टडीज़ ऐसी होती हैं कि वो वाकई। अच्छा उसके मज़े की बात, वो जाके नहीं देता, हर हफ्ते आ जाता था वो। नहीं, वो इनिशियल डेज थे जब बिल्कुल, तो उससे सेटल होने बसते में वहाँ टाइम लगाया ज़ाहिर है। नहीं, असल में देखिए, आप कोई भी स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, वो भी एकदम से आपको टफ नहीं देते। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरे साथ रहे, हम दोनों साथ रहे। अच्छा ट्राई का रहा, पहले फ़ारूक में तुम थे, तीनों साथ हो गए। फिर मैं, तुम और खालिद आया। खालिद तुम्हारा चूँकि क्लोज मुझसे ज़्यादा था। हाँ, मुझसे इतनी ज़्यादा नहीं। मेरी इमरान से अच्छी रही। मेरी इमरान से अंडरस्टैंडिंग जब बनी, जब हमने सीएसए की तैयारी स्टार्ट की। और मुझे सच्ची बात है, तमाम दोस्तों में जो मज़ा आया ना काम करने का या पढ़ने पढ़ाने का, वो इमरान के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस चक्करों में था ही नहीं, पढ़ाई के चक्करों में। अस्तगफिरुल्लाह। इमरान के साथ जो है ना, वो खुद इमरान भी बात कहता है अक्सर कि मज़ा जो है ना, वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ आया। वो मुँह तो ऐसी बात करते हैं। अभी वो आप पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं से कह रहा हूँ कि शुक्र है कोई तो मेरे बारे में अच्छा कहता है। अच्छा फ़ारूक चला गया, इमरान चला गया, मतलब आप
फिर तुम चले गए फजल के साथ बड़ा अच्छा रहा। फजल के साथ? मैं इब्ने सीना जब स्टार्ट हुआ ना तो इरफान मैंने मुझे फजल के साथ कर दिया। मैं और फजल साइकिल पे जाते थे। हाँ फजल लंबा था थोड़ा सा, मेरा कद उस टाइम पूरा नहीं हुआ था, तो मैं आगे बैठता था, हम लोग बातें करते थे। वहाँ पे स्टूडेंट भी नहीं थे, हाँ तो हमारा टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा। वहाँ से उससे दोस्ताना हुआ। हाँ। और आई स्टिल फील वेरी मच लव फॉर फजल के साथ बैठ के आज भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है दोस्तों। ये अभी रीयूनियन किए तुम लोगों ने ईद पे, और reunion जानबूझ के गुलाम रसूल को नहीं बुलाया है। एक्चुअली गुलाम रसूल देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हुआ क्या, हम कल गुलाम रसूल से मिले, इमरान और मैं ना, तो इमरान बता रहा ये हुआ था, तुम्हें बुलाना भूल गया। पता ही पड़ा कि गुलाम रसूल ने इमरान को फ़ोन करके बोला मुझे क्यों बुलाया। ठीक है, जब इमरान ने ख़त्म की अपनी सारी तफसील के इसलिए नहीं बुला पाए तुम्हें, मैंने कहा सब बातें भेजेगा, बुलाना नहीं चाह रहा था तुमको ये। जानबूझ के नहीं बुलाया है। खैर उस वक्त जहन में नहीं आया जो बात है। और मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अभी फजल से निकले, अब फ्रेंड सर्कल में कौन बचा? मैं चला गया ढेर की से आया। इस मामले में मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट तो मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह ने फिर और बड़े अच्छे दोस्त दिए। एक तुम्हारा दोस्त था एमकॉम का, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, 10 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 10 नंबर वाला। सोहेल मुख्तार की बात कर रहे हैं। सोहेल मुख्तार नहीं, वो तो इंटर का था यार। नहीं, वो स्कूल फेलो है। स्कूल फेलो है ना, सोहेल मुख्तार नहीं, एक एमकॉम का था, लतीफ़ न्याज़ी का, एक्स लतीफ़ न्याज़ी। नहीं, मैं लतीफ़ न्याज़ी में पढ़ा ही नहीं कभी, अल्फा स्कूल में पढ़ा। आप नहीं पढ़े हो भाई, वो लड़का लतीफ़ न्याज़ी का था, शायद आईसीएम में साथ था नहीं था, लेकिन एमकॉम का साथ था, यूनिवर्सिटी का। मुख्तार मेरे साथ रहा है, वो बता रहा हूँ, आईसीएम में साथ था और काफ़ी अर्से तक मैं फ़रोख हम लोग वहाँ जाते रहे। लेकिन जब वो कराची शिफ्ट हुआ ना फैमिली के साथ। नहीं यार, एक और लड़का था, एक तो ताबिश नाम का दोस्त था। जहाँ तुम्हारे ससुराल से पहले एक गली वाले घर था ना, उसकी बात कर रहे हो? वो तो सोहेल मुख्तार जानता हूँ यार, उसके उसको जानता हूँ मैं, हाफिज़ साहब को। उसके अलावा एक लड़का था यार जो एमकॉम में मिला है, कंपेनियन से कोई वास्ता नहीं है उसका। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। असल में फ्रेंड्स अगर करीब में आता तो यकीनन अभी याद उन दोनों तो बहुत करीब था, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। चलो, तो दोस्तों फिर हमारा कॉमन फ्रेंड था इमरान शहीद, जिसका इंतकाल हुआ। इमरान वो इमरान शहीद, बासित, अब्दुल शिशु रखा। असल में नज़ला शरबत चल पड़ा नहीं चल पड़ा है, शरबत चल पड़ा नहीं चल पड़ा। अच्छा, वो मेरा ख्याल है बच्चा इसी नहीं आया था जी। आप फिर आ गए, 1 मिनट, हाँ थोड़ी देर बुलाता हूँ। इनको चैन नहीं आ रहा। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये तो बात भी सुन रहा है, हमारा वाला नहीं सुनता। अच्छा, वो अंदर घुसा हुआ था। ये असल में बारिश हुई है, 4 दिन लगा था, तो उससे सड़क था। अच्छा, सरगोदा में दोस्त? नहीं, मुल्तान में दोस्त। मुल्तान के मेरे बड़े क्लासिक दोस्त बने। अभी हम एक टूर कश्मीर गए थे रिसेंटली। वो जो फैमिली को छोड़ के और सबसे उसमें मेरा एक दोस्त 2004 से साथ है। अच्छा, शाहिद अकरम। एंड ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन वहाँ पर, और आज भी हम अक्सर कम्युनिकेशन में रहते हैं। ज़बरदस्त। उसका कहना भी ये, मेरा कहना भी ये, काश वो कहता है काश तो काड़ा का होता। काश से अच्छा, तो ये जॉब प्लेस पे आजकल, जॉब प्लेस पे मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त साथी है, राना अल्ताफ़, जो मेरे साथ टूर पे भी गया था। अच्छा, वो भी टूर पे गया था। हाँ, ये मेरा एमकॉम का सीनियर है बेसिकली। ना फजल गया, ना इमरान गया, ना ताबिश गया, राना और नहीं, फजल अली भट्ट अपने तौर पे गए थे, खालिद साहब ने तौर पे, वो पिछले साल गए थे। हाँ, जो भी। अच्छा, पिछले साल क्या इत्तेफाक हुआ कि मेरे ही जानने वाले 4-5 दोस्त मेरे करीबी एक साथ एक ही टाइम पे घूम रहे थे वहाँ पे। अच्छा। और आपस में कोई कांटेक्ट में नहीं था। हाँ, नहीं, एक मेरे दोस्त ने डहर की केस, आपको याद हो ना, सॉरी बात कर रहा हूँ, आपको याद हो, आपकी तो आदत है, चलो, हम लोग एक दफ़ा सेंटर से निकले, चारों जा रहे थे, 5 लोग थे हम। तो मैंने एक जुमला कहा था कि आज हम सुबह दोपहर शाम साथ चल रहे हैं, एक वक्त आएगा हम एक दूसरे को फ़ोन करके बोलेंगे भाई बहुत दरसा हो गया, मिल लो यार, 1 साल गुजर गया। ये तो हुआ ये कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ गए वहाँ हमने अपने दूसरे फ्रेंड्स बन गए, बनाने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम एक इदारे की वजह से फ्रेंड्स बने थे ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसमें बाज़ औक़ात बहुत करीब हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत करीब नहीं हो पाते, ये दोनों बातें ऐसे ही। अच्छा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ रहा बहुत अच्छा, और इमरान से किसी हद तक रहा। अच्छा, बाकी खालिद है, फजल है, फजल से भी निस्बतन रहा, कभी इमरान खालिद से इतना ज़्यादा मेरा कभी भी नहीं रहा कि सिवाय एक दिन बंक करके दरिया पे पहुंच गए थे दोनों भाई। खालिद की थी वो बस पकड़ के साजिश। बस पकड़ के खालिद की साजिश, डांट मुझे पड़ी। अच्छा, सारे सेंटर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ, दोनों 3 नंबर बंद से हो क्या रहे। खालिद की साजिश थी, मैं ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं कर सकता था जो खालिद ने करवाया था उस दिन, उसके बाद भी नहीं कर सका। नहीं, अभी टूर पे हो क्या है ना। नहीं, तुम्हें नहीं बता सकता यहाँ पर कि उस दिन हमने किस तरह बनाया था। बस अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, बात सुनो,
अभी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे कभी मुलाकात हो, तुम मस्कत आओ या मैं आऊँ तो दोबारा नेक्स्ट सेशन रखेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इसको पार्ट 1 ना पार्ट 2 कहेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, ठीक है, Most क्योंकि अब काफ़ी हो गया हाँ काफ़ी ये, लेकिन अभी वाइंड अप क्लोज नहीं करेंगे हम, बात कर रहे हैं यार, क्या जल्दी का की है। मज़ा रहा किस चीज़ में? बातें करने में। हाँ मज़ा दोस्तों के साथ हमेशा ही मज़ा होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। आपका बच्चा चिल्ला चिल्ला के नहीं चिल्ला नहीं रहा था, टाइम बता रहा था। 45 मिनट हो गए तो ये कि बहरहाल दोस्तों की मेरा ख्याल है सब यही कहते हैं कि दोस्तों में वक्त का पता कहाँ चलता है। ये तो 45 नहीं 55 हो गए। 1 घंटा होने को आया। चलो बंद करो।